गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन रीड कर रहे थे 5th एडल्टहुड। एडल्टहुड में हमने पढ़ा कि एडोलसेंस के बाद एडल्टहुड आती है। एडल्टहुड का टाइम दिया हुआ है 18 ईयर्स टू 60 ईयर्स। एडल्टहुड को आगे 2 स्टेजेज में बांटा हुआ है, डिवाइडेड इन 2 स्टेजेज। नंबर 1 अर्ली एडल्टहुड, एज इसकी है 18 टू 14 ईयर्स, एंड मिडल एडल्टहुड इट इज 40 टू 60 ईयर्स ऑफ एज। आगे बताया है एडल्टहुड में क्या हमारे जो मेन कंसर्न्स होते हैं। नंबर 1 दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक सम करियर एंड बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, एंड नंबर 2 गेट मैरिड एंड रेज देयर फैमिली। मीन्स नंबर 1 वोकेशन एंड नंबर 2 मैरिज एंड फैमिली। फिर इसके बाद बताया कि वोकेशन में क्या प्रॉब्लम होती हैं या हमारे लिए करियर क्यों आवश्यक है। वाई आर द वोकेशन इज कंपल्सरी फॉर अस। नंबर 1 इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नंबर 2 सोशल प्रेस्टीज, समाज में प्रतिष्ठा के लिए, नंबर 3 सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इंटरनल सेटिस्फेक्शन, एंड नंबर 4 सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल सर्विस, कि अगर हमने सोशल सर्विस भी करनी है तो उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए और उसके लिए हमारे लिए करियर होना चाहिए, हमारा बिजनेस होना चाहिए। तो इसमें आगे क्या बताया हुआ था कि इस लाइन में वोकेशंस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर 1 ग्रेट कंपटीशन इन देयर चॉइस ऑफ प्रोफेशन, नंबर 2 रॉन्ग चॉइस ऑफ प्रोफेशन, नंबर 3 प्रमोशन, अगर प्रमोशन हो जाती है तो सही है, अगर नहीं हो पाती तो जो पर्सन है वो अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एंड नंबर 4 जो अडल्ट प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है मेल एडजस्टमेंट्स, मतलब जो हमारे काम करने वाले साथ में है, बिजनेस में है, या अगर हम जॉब में हैं तो हमारी जब कुलीग्स के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाती तो उस समय जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है तो मेल एडजस्टमेंट की होती है। तो नंबर 1 कंसर्न तो हो गया करियर, वोकेशन, एंड नंबर 2 मैरिज एंड फैमिली। अब एडोलसेंस के समय पर्सन के थिंकिंग और होती थी मैरिज को लेके, लेकिन अडल्टहुड में आकर जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है मैरिज के लिए वो चेंज हो जाता है। एडोलसेंस में तो वो रोमांटिक इमेजिनेशन ही करता रहता है, लेकिन अडल्ट के टाइम वो इन बेस ऑफ रियलिटी, उसके लिए मैरिज अब कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, और उसे यह भी पता है कि अगर हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होगी तो ही हमारी प्रोफेशनल लाइफ या हमारी सोशल लाइफ एक सक्सेसफुल हो सकती है। तो इसके लिए मैरिज में सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स ना हो, सक्सेसफुल कैसे होगी, तो उसमें बताया था उसके लिए कई एडजस्टमेंट होती हैं। नंबर 1 होता है रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो दोनों के ही होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने जो आइडिया हैं अगर वो एक दूसरे से मैच नहीं करते तो भी हमें उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। फॉर ए सक्सेसफुल मैरिज ए म्यूचुअल गिव एंड टेक एटीट्यूड इज वेरी इम्पोर्टेंट। दोनों को ही जो अपने थॉट्स हैं, रिगिड थॉट्स, उनको अपना कुछ को छोड़ना चाहिए, कुछ को अपनाना चाहिए, और दूसरों के जो दूसरा पार्टनर है उसके इंटरेस्ट को भी हमें देखना चाहिए। इसी से हमारी जो मैरिज लाइफ है उसमें लव, हार्मनी एंड पीस रह सकता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है सेक्सुअल एडजस्टमेंट, मतलब दोनों पार्टनर को अपनी सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। अगर दे डोंट मैच दिस तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन मैरिज। नंबर 3 इकोनॉमिक एस्पेक्ट, अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो भी दोनों को बैठकर सोचना चाहिए, अपनी जो इकोनॉमिक मीन्स है उनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इम्प्रूव देयर इनकम एंड सच टेकिंग अप अ जॉब बाय नॉन वर्किंग पार्टनर, और हमारी इन्वेस्टमेंट अगर वाइजली हम उसे करें तो भी हमारी इकोनॉमिक लेवल में सुधार आ सकता है। इन एनी केस वट एवर स्टेप्स आर टू बी टेकन टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन बोथ द पार्टनर्स शुड एग्री ऑन द डिसीजन, मतलब कोई भी वो डिसीजन लेते हैं तो दोनों की सहमति उसमें ज़रूरी होती है। नंबर 4 रिलेशन विद इन लॉस,
सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के लिए अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मैरिड लाइफ में। कुछ लव मैरिज में, इंटरकास्ट मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इन लॉज के साथ, लेकिन फिर भी अगर दोनों पार्टनर चाहें, दोनों से अच्छी बॉन्डिंग बनाकर हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटहुड। मतलब मैरिज के बाद जब वो माता पिता बनते हैं, पेरेंटहुड आता है, तो भी उनके बहुत सारे थिंकिंग वगैरह चेंज होती है। इस समय जो जेंट्स होते हैं वो अपना काम अच्छे से अच्छा करते हैं ताकि अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें दिला सकें जो उनको नहीं मिल पाती या जिसके बारे में वो सोचते थे। मदर जो है वो भी अपनी पूरी अटेंशन अपने चिल्ड्रन को देती हैं, और वोकेशन और चिल्ड्रन में से कुछ चूज़ करना पड़े तो पहले वो अपने चिल्ड्रन को ही प्रेफर करती हैं। इस प्रकार उनकी थिंकिंग में भी चेंज आता है। अब वो पहले से अच्छा बिहेव करने लग जाते हैं किसी भी मैटर में और लोगों से भी, ताकि हम अपना बच्चों के सामने अपना आइडल बन सकें। अब ये तो हुई अच्छी बातें कि सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए क्या होना चाहिए। अगर ये बातें नहीं होंगी तो उसके बाद जब मिस एडजस्टमेंट होएगी और उनका कारण डिवोर्स भी हो सकता है, तो उसके भी वही रीजन दिए हुए हैं। डिवोर्स होने के कारण क्या हो सकते हैं? अगर पार्टनर की पर्सनैलिटी पसंद नहीं आती, इमेच्योर पेरेंट्स एंड डिफ़िकल्टी इन एडजस्टमेंट। कई बार इन लोग के साथ अच्छी एडजस्टमेंट नहीं हो पाती तो भी डिवोर्स का कारण बन जाता है। और इस प्रकार कई उन्होंने आगे रीजन दे रखे हैं। बोथ पार्टनर्स रिगिड एंड नॉट रेडी टू मेंड देयर वेज एंड व्यूज। अपने जब वो विचार और व्यू चेंज ही नहीं करना चाहते तो भी डिवोर्स का कारण बन जाता है। निगलेक्ट ऑफ फैमिली ड्यू टू पर्सनल गोल्स। अपने पर्सनल गोल के कारण जब एक कोई पार्टनर अपने गोल के कारण अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे जाता और निगलेक्ट करता है तो भी वो डिवोर्स का कारण बन जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, रिलेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर, बैड हैबिट्स सच एज ड्रिंकिंग, टेकिंग ड्रग्स एक्सेट्रा, पुअर इन लॉज, रिलेशनशिप एंड दियर इंटरफेरेंस। मतलब ये सब इनके रीजन दिए हैं डिवोर्स के होने के। डिवोर्स होने के बाद दोनों ही पार्टनर्स को एक बार तो ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जब वो हो जाती है तो दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और फिर बैड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? बोथ पार्टनर्स लूज मेंटल हेल्थ, पीस एंड बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड डिस्टर्ब्ड। और ये उनके कामकाज पर भी दिखाई देता है। वे अब औरों के साथ मिक्स होना नहीं चाहते, और जो ऑफिस हैं उनमें भी ऑफिस में भी उनका परफॉर्मेंस सफ़र होता है। सिचुएशन बिकम वर्स व्हेन चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व। और जब बच्चे भी होते हैं तो उसके बाद डिवोर्स होता है तो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है। इसके अलावा और बताया था 7th में अनमैरिड अडल्ट। जो अडल्ट मैरिज कर लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ जो होते हैं किन्हीं कारणों से अनमैरिड रहते हैं, विदाउट मैरिज के रहते हैं, तो उनकी क्या प्रॉब्लम होती है? वो अपना लोनली फील करते हैं। और जो मैरिज नहीं करते एंड सेटल्ड आल्सो लीड अ डिससेटिस्फाइड लाइफ, वो डिससेटिस्फाइड लाइफ सफ़र करते हैं। दे स्टार्ट फीलिंग इनएडवोकेट एंड बिकम रिकल्स, मतलब बैरागी की तरह रहते हैं। वो कहीं भी आना जाना, डजंट मूव इन द सोसाइटी, वो कहीं आना जाना पसंद नहीं करते। समटाइम ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डोंट मैरी बट दे मे डू सोशल सर्विस आल्सो, दे फील लोनली। मतलब कुछ उनमें से सोशल सर्विस तो करते हैं लेकिन एट द एंड दे फील लोनली, वे अकेलापन फील करते हैं। इसके बाद एज स्टार्ट की है उन्होंने द मिडल अडल्टहुड, जो कि एज का टाइम बताया था 40 to 60 ईयर्स। ड्यूरिंग मिडल एज द इंडिविजुअल बिकम कॉन्शियस ऑफ हिज अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। अब जब एक 40 ईयर्स का पर्सन है उसके जीवन में क्या वो सोचता है उसके बारे में बताया गया है। दीज में भी सोशल एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, वो अपने जो जीवन में उसने अचीवमेंट्स किए हैं या फेलियर जो भी हुआ है उसके बारे में वो अब चिंतित हो जाता है। अब ये अचीवमेंट सोशल भी हो सकती हैं और इकोनॉमिक भी, मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति दोनों के बारे में ही वो सोचता है। इन देयर प्रोफेशन दे रीच एट क्वाइट ए हायर पोजीशन। 40 साल का व्यक्ति जो होगा वो अपने बिजनेस में या प्रोफेशनली वो अपने पीक पर पहुंच चुका होता है।
Individuals who are not able to get desired position in their vocation become frustrated and unhappy. और जो इंडिविजुअल्स इस आने तक अपना जो चाहते थे उस पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं तो ठीक है, बट जो नहीं कर पाते तो वो अपनी आगे की लाइफ फ्रस्ट्रेटेड, अनहैप्पी और फ्रस्ट्रेटेड व्यतीत करते हैं. एज दे फील दैट इफ नॉट नाउ देन इट विल नेवर बी. वो ये सोचते हैं कि यदि अब नहीं तो कभी नहीं. द एडल्ट अंडरगोज मैनी फिजिकल, इमोशनल, वोकेशनल एंड सोशल चेंज ड्यूरिंग मिडल अडल्टहुड. मिडल अडल्टहुड में जो पर्सन है कई फिजिकल मतलब शारीरिक, संवेगात्मक और जो काम के स्थान पर अपना बिजनेस में और सोशल चेंज होते हैं. तो उसमें क्या सोचता है वो? नंबर 1, डिसअपॉइंटमेंट्स. ड्यूरिंग मिडल एडल्टहुड इंडिविजुअल्स हु फील दैट दे could not achieve what they deserved and desired become frustrated and quarrelsome. वो पर्सन जो कि ये सोचते हैं कि अपनी मिडिल अडल्टहुड में आकर उन्हें अभी तक वो जो वो डिजर्व करते हैं वैसी अचीवमेंट उन्हें प्राप्त नहीं हुई, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और लड़ाकू किस्म के हो जाते हैं. दे स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स एंड एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अदर्स. वे दूसरों की बहुत गलतियां भी निकालने लगते हैं और दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं भी रखने लगते हैं. इफ इन 50s दे ऑफन लूज होप ऑफ अचीविंग फर्दर. लेकिन 50s मतलब 50 वर्ष की उम्र के बाद वो ये सोच लेते हैं कि अब हम इससे अधिक और कुछ नहीं पा सकते. ये तो वो अडल्ट हो गए मिडिल अडल्टहुड में जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और जो चाहते हैं कि हमने जो सोचा था हमें वैसा नहीं मिला. अब दूसरा क्या होता है? टाइम ऑफ सेटिस्फेक्शन. जो इंडिविजुअल्स सोचते हैं कि उन्होंने जो भी सोचा था अपनी लाइफ के लिए वैसा उन्हें मिल गया है, वैसा उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो वो सेटिस्फाइड और हैप्पी लाइफ व्यतीत करते हैं एंड वेल कंपोज्ड विद देयर लाइफ. और उनका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो भी अच्छा होता है. दे इंजॉय बेटर सोशल स्टेटस एंड हैव गुड रिलेशन विद देयर चिल्ड्रन एंड अदर फैमिली मेम्बर्स. जो ऐसे पर्सन है उनको समाज में भी मतलब वो अच्छे से बिहेव करते हैं और उनका बॉन्ड अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने चिल्ड्रन, बच्चों के साथ भी अच्छा बना रहता है. अब नेक्स्ट है चेंज एंड प्रॉब्लम्स इन मिडल अडल्टहुड. मतलब मिडल अडल्टहुड जो अब 40 to 60 ईयर्स एज है, इसमें पर्सन्स में क्या चेंजेज आती हैं और इस समय क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में हम रीड करेंगे कल. थैंक यू.